हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ चुके हैं साइंस का फिर से टॉप 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है वो झारखंड ANM GNM, यूपी GNM, उत्तराखंड GNM, अदर स्टेट जहाँ पे भी 10th लेवल का सिलेबस आता है वो सभी ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा है वो किस गैस को अवशोषित करता है, बताइए। ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर हाइड्रोजन को। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले के भी क्लास में बताए हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस चीज़ का उपयोग करके बनता है। तो जैसे कि आपको बतलाया है कि वातावरण से क्या लेता है, CO2 गैस लेता है और जल लेता है, और प्रकाश संश्लेषण के यानी कि क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे कौन सा अवशोषित यहाँ पे करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे अवशोषित करता है। और अगर यहाँ पे उत्सर्जित पूछता है, अवशोषित के जगह पे अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, कौन सी गैस उत्सर्जित करता है, तो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करता है, बट यहाँ पे अवशोषित करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और मनुष्यों में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि मनुष्यों में एक CO2 गैस उत्सर्जित होता है और O2 गैस जो है, ऑक्सीजन गैस, वो अवशोषित होता है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा रोग परजीवी यानी कि पैरासाइट से होता है। पैरासाइट से कौन सा यहाँ पे रोग होता है, तपेदिक यानी कि TB, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, हैजा यानी कि कॉलेरा या फिर टिटनस। कौन सा है जो कि पैरासाइट के द्वारा होता है, यानी कि परजीवी के द्वारा होता है। तो देखिए, परजीवी के द्वारा जो होता है उसमें कौन है, तो ऑप्शन ए पे जो ट्यूबरकुलोसिस दिया है, ये जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, यानी कि जीवाणु के थ्रू होता है। कॉलेरा भी जीवाणु के थ्रू होता है, जीवाणु से फैलता है। और टिटनस भी जो है वो भी एक जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी जो मलेरिया बचता है, यह पैरासाइट से होता है, यानी कि परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय परजीवी से होता है। और इसका वाहक कौन होता है, यानी कि इसको फैलाता कौन है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर यानी कि एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मानव में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। मानव में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यानी कि निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है यूट्रस यानी कि गर्भाशय में, ओवरी यानी कि अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी, या फिर ऑप्शन डी वेजाइना यानी कि योनि में। कहाँ पे होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन बॉडी के अंदर, बतलाइए। तो देखिए, यहाँ पे जो मनुष्यों में होता है, वो मानव में जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, यानी कि डिंब वाहिनी के अंदर होता है। इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो एम्पुला में होता है, लेकिन ये आपको डिंब वाहिनी ही पूछा जाएगा 10th लेवल में, उतना नहीं यहाँ पे डीप में बताया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में फैलोपियन ट्यूब या फिर डिंब वाहिनी ही पूछा जाएगा। डिंब वाहिनी आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रक्त का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है कि निम्न में कौन सा रक्त का घटक नहीं है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इसमें से कौन है जो ब्लड का कंपोनेंट नहीं है। तो आपको पता है ब्लड में जो कंपोनेंट होता है वो RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। ये सब जो है वो ब्लड का कंपोनेंट होते हैं, बट इसमें पूछा है कि कंपोनेंट नहीं होते हैं। तो आपको RBC भी दिया है, WBC, प्लेटलेट्स दिया है, बट आपको ऑप्शन नंबर डी पे एक लिम्फ फ्लूइड दिया है। लिम्फ फ्लूइड यानी कि लसिका द्रव दिया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड में नहीं होता है, ये ब्लड का कंपोनेंट नहीं होता है। क्लियर है, बताइए यहाँ तक जल्दी से।
क्लियर है। और हाँ, जो भी झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए स्टूडेंट होंगे, अगर वो साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। उस नोट्स में आपको कंप्लीट साइंस का थ्योरी नोट्स मिलेगा और चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा और लास्ट 3 ईयर्स का झारखंड एएनएम और जीएनएम दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। और आपको जो थ्योरी नोट्स है ये सिर्फ हिंदी मीडियम में रहेगा, बाकी एमसीक्यू और जो लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर है आपको बोथ लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो आप लोग ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा और आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज करके ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में कंप्लीट साइंस का झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का उन्नयन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? वाटर कंडक्शन इन प्लांट्स इज मेनली बाय, यानी कि जो जल का उन्नयन है वो जल का बोल सकते हैं एक तरह से परिवहन एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाता है पौधे के अंदर, वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम, स्टोमेटा या फिर रूट्स ओनली? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो देखिए ऑप्शन जो ए दिया है वो फ्लोएम। तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा जो है वो जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा स्टोमेटा यानी कि रंध्र दिया है। तो रंध्र से क्या होता है? तो गैसों का आदान प्रदान होता है। CO2 और O2 जो है गैस वो आपस में विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। और रूट्स ओनली, तो यहाँ से तो जल का अवशोषित होता है। बट यहाँ पे उन्नयन जो होता है वो जाइलम के द्वारा ही होता है। जाइलम के द्वारा ही इसका परिवहन होता है। क्लियर? तो चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है? पेट के अंदर स्वाभाविक रूप से कौन सा यहाँ पे अम्ल पाया जाता है बतलाइए। सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। सिरका में। ये सारा कुछ हम आप लोगों को जब चैप्टर वाइज कराए थे तो चैप्टर 2 में हम आप लोगों को बतलाए थे। सिट्रिक एसिड कहाँ पे? तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू और आप लोगों को संतरा बतलाए थे, नींबू संतरा बतलाए थे। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl जो होता है वो मनुष्य में यहाँ पे जो मानव के पेट होता है वहाँ पे पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे कहाँ पाया जाता है? तो पेट में, स्टमक में पाया जाता है। और यह जो है वो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है, माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करता है। और ये जो है वो कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बतलाइए कि निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से बतलाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक और आप लोगों के लिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु है? इसको आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है कि कौन सा अधातु होता है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, और जो कौन सा धातु है वो पाया जाता है द्रव अवस्था में होता है मरकरी यानी कि पारा। मरकरी यानी कि पारा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कौन सा अधातु है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड NaCl को पानी में घोलते हैं तो क्या, यानी कि तो यह किस प्रकार का विलयन बनता है? NaCl को जब पानी में घोलते हैं तो किस प्रकार का विलयन बनता है? NaCl क्या होता है? नमक है। NaCl जो है वो नमक है, लवण है, लवण है। तो ये किस प्रकार का यहाँ पे जल में घोलने बनेगा? उदासीन बनेगा। उदासीन बनेगा तो कहाँ पे दिया है? एसिडिक, अम्लीय, बेसिक, ये दोनों गलत है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। न्यूट्रल बनेगा यानी कि उदासीन बनेगा। उदासीन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, उदासीन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रिएक्शन अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन है? यहाँ पे आपके सामने 4 यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। बतलाइए कि कौन सा रिएक्शन अपघटन है यानी कि डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन है कौन सा है? बतलाइए, आपको हम बतलाए थे।
सेम एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को हम बतलाए हैं। अपघटन नहीं पता चल रहा होगा तो आपको वियोजन पता चल रहा होगा कि वियोजन अभिक्रिया कौन सा है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ये चारों आपको रिएक्शन हम बतला चुके हैं। तो यहाँ पे संयोजन की अगर बात करते हैं तो कौन सा संयोजन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो संयोजन है। यहाँ पे संयोजन है। संयोजन में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं और रिएक्शन करके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन। बट वियोजन में इसका उल्टा होता है, एक यौगिक से दो या दो से अधिक यहाँ पे क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं या फिर अलग अलग यौगिक यहाँ पे बनाते हैं टूटकर, उसको बोलते हैं वियोजन। इसको बोलते हैं वियोजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। एकल यौगिक के टूटने से बनता है तो उसको वियोजन बोलते हैं। और विस्थापन में आपको बतलाए थे, एक तत्व जो है वो दूसरे यौगिक के तत्वों को विस्थापित कर देता है, और जो द्विविस्थापन है वो आयन अपने एक्सचेंज कर लेते हैं, और द्विविस्थापन आप लोगों को इसको भी बतलाएं, द्विविस्थापन भी। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा धातु हवा में जलती है और सफ़ेद राख बनाती है? कौन सा धातु हवा में जलती है और सफ़ेद राख बनाती है? विच मेटल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म वाइट आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर जिंक? तो यहाँ पे सफ़ेद राख भी बनाता है और हवा में जलता भी है, तो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ नियत है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जब किसी वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ नियत है यानी कि नहीं बदलती है, तो उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बराबर पूछा है क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है पूछा है। तो त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर होता है, वेग परिवर्तन की दर होता है। तो जब वेग का परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, वेग ही जब नियत है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल सा है, जब वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, तो हमारा वेग जो है वो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, नियत है, तो उसको जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नियत यानी कि जीरो होगा। एक्सेलरेशन है उसका जीरो होगा। ऑप्शन नंबर सी। पॉजिटिव जब वह बढ़ता और निगेटिव जब वह घटता, बट यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे नियत है उसका वेग ही। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? रेरर टू डेंसर मीडियम यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाता है, या फिर डेंसर टू रेरर माध्यम यानी कि जब सघन से विरल में जाता है। और ऑप्शन जो ए है वो विरल से सघन है, विरल से सघन जब जाता है। ऑप्शन सी सेम मीडियम यानी कि उसी मीडियम में जब जाता है। और वैक्यूम टू एयर जब निर्वात से एयर में आता है, जब निर्वात से एयर में आता है। कब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब डेंसर टू रेरर यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तब यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सघन माध्यम जैसे कांच हो गया और विरल माध्यम जैसे हवा हो गया। जब कांच से हवा के अंदर प्रवेश करता है तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हुआ। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ का कंपोनेंट है? इनमें से कौन विद्युत परिपथ का कंपोनेंट यानी कि घटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए रजिस्टर, लेंस, मिरर या फिर प्रिज्म। कौन है यहाँ पे बतलाइए। तो इसमें कौन है? रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक विद्युत परिपथ का एक जो प्रतिरोध है, एक जो घटक होता है प्रतिरोधक होता है। बाकी लेंस, मिरर, प्रिज्म ये सब इससे रिलेटेड है ही नहीं, प्रतिरोधक हो जाएगा, प्रतिरोधक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि 100 वाट बल्ब 5 घंटे चालू रहने पे कितनी एनर्जी खपत करेगा?
कितना ऊर्जा यहाँ पे खपत करेगा बतलाइए। तो हम लोग सीधा ऊर्जा बराबर फार्मूला लगाएंगे, शक्ति गुना समय। ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। शक्ति कितना दिया हुआ है तो 100 वाट, 100 वाट शक्ति दिया है और समय 5 आवर्स दिया है। तो यहाँ पे 500 वाट आवर हो जाएगा, वाट आवर हो जाएगा। बट हमारे ऑप्शन में यहाँ पे किलोवाट आवर में दिया हुआ है, तो किलोवाट आवर में इसको चेंज करने के लिए हम 1000 से इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा किलोवाट आवर में चेंज हो जाएगा। इसमें यहाँ पे काट देंगे तो 0.5 किलोवाट आवर हो जाएगा, 0.5 किलोवाट आवर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की ध्वनि की आयाम बढ़ने पे कौन सा गुण बढ़ता है। जब ध्वनि की आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो कौन सा गुण बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस या फिर स्पीड। क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है? तो इसके में जो बढ़ता है वो लाउडनेस बढ़ता है, इसकी प्रबलता बढ़ता है, प्रबलता बढ़ता है। जब ध्वनि की प्रबलता सीधे उसके आयाम पर निर्भर करती है और उसका आयाम बढ़ता है तो उसकी प्रबलता भी बढ़ता है, उसका आयाम घटता है तो प्रबलता भी घटता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या फिर विटामिन के। कौन सा है बतलाइए। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए बतलाइए जल्दी से क्या होगा। आप लोगों का क्लास भी कंटिन्यू हो रहा है जैसा कि आपको पता है, तो चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब करना बनता है और बिल्कुल फ्री में क्लासेस हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। विटामिन ए यहाँ पे क्या है तो विटामिन ए किस में हेल्प करता है, तो आँखों के लिए यह हेल्प करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आँखों के लिए हेल्प करता है। और यही विटामिन डी अगर देखा जाए तो हड्डियों के लिए यहाँ पे मजबूती प्रदान करता है। और विटामिन के देखा जाए तो यह ब्लड का क्लॉट होने में हेल्प करता है, ब्लड का क्लॉट होने में, रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन का दाता यानी कि डोनर है। इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिडक्शन एजेंट, एसिड या बेस, कौन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और यहाँ पे रिडक्शन एजेंट यानी कि जो अपचायक होता है, एक उपचायक होता है एक अपचायक, तो अपचायक यहाँ पे हो जाएगा। और अपचायक क्या होता है, तो अपचायक जो होता है वह पदार्थ होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में, अपचायक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन अपचायक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्सिंग एजेंट हो जाएगा, अपचायक एजेंट। और अपचायक एजेंट क्या होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 की निम्न में से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है, रिफ्लेक्शन इन अ मिरर, तो रिफ्लेक्शन होता है तो अपवर्तन नहीं बल्कि परावर्तन का यहाँ पे उदाहरण है। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो का फॉर्मेशन यानी इंद्रधनुष का बनना बिल्कुल सही है, प्रकाश का अपवर्तन का यह उदाहरण है, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए रेनबो फॉर्मेशन जो इंद्रधनुष का बनना है ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। और जो रेनबो है, जो इंद्रधनुष का बनना है वो प्रकाश के अपवर्तन, इसके अलावा जो विक्षेपण होता है, प्रकाश के अपवर्तन, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण जिसको बोलते हैं, आंतरिक परावर्तन, ये तीनों शामिल होता है। आंतरिक परावर्तन भी इसमें शामिल होता है। तो रेनबो का फॉर्मेशन हो जाएगा जो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि शैडो यानी कि उसका परछाई बनना, तो ये तो परछाई नहीं बनता। अगर ये जब यहाँ पर अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन जब इसमें लाइट पार ही कर देगा तो शैडो क्यों बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 19 की निम्न में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है।
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कौन करता है? तो आपको पता है ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी वगैरह देने के लिए हेल्प करता है, और जब बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखा जाता है ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ट के अंदर, लीवर, किडनी, लंग्स के अंदर। कहाँ पे होता है? तो लीवर के अंदर इसको स्टोर करके रखा जाता है, यकृत के अंदर। लीवर के अंदर यानी कि यकृत के अंदर, यकृत के अंदर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स है? ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स कौन सा है? कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, सन यानी कि सूर्य, या फिर वाइंड यानी कि हवा। कौन सा है यहाँ पे ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स बताइए। और जो भी स्टूडेंट साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए, वो ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप लोग इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8986830118। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स होता है वो सन होता है, यानी कि सूर्य होता है। सूर्य होता है, सूर्य होता है, सूर्य होता है, बिल्कुल राइट। और यही था आज की क्लास का 20 MCQ क्वेश्चन। इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका आंसर की के साथ। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। और क्लास कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा।